मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जहाँ रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट 5 का सेशन में लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। तो देखिए, जब भी वस्तु को अगर फोकस बिंदु पर रखा जाता है ना, तभी भी अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो किस पे? ऑप्शन है, यानी कि फोकस बिंदु पे। देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसको ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। और लेंस की क्षमता का अगर एसआई मात्रक हम यहाँ देख लें तो वो एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए, W बराबर क्या होता है? mgh याद रखिएगा। m हमारा कितना दिया हुआ है? m हमारा 13 kg दिया हुआ है। अगर ऊंचाई देखा जाए तो 1.5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है और g हमें 10.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे मीटर में है 10 मीटर और यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए, तो mgh लगा देंगे। m कितना है? 13 किलो। g आपका कितना है? 10 और h कितना है? 1.5। 13 को 1.5 को 10 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 13 गुना 15। अब देखिए, 5 या 15, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप 13 और 15 को गुना कीजिएगा तो 195 जूल ही आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा कि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं। क्यों जब आप 3D मूवी, कोई भी मूवी देख, अगर आप सिनेप्लेक्स वगैरह में गए होंगे देखने, तो जो 3D मूवी होता है ना, तो उसके लिए एक चश्मा अलग से दिया जाता है। वो चश्मा क्यों दिया जाता है? ताकि वो जो पिक्चर चले ना, वो आपको 3D में देखें। कभी कभी मैं एक फिल्म देखने गया था शायद, तो उसमें पत्थर चला था तो ऐसा लगा था जैसे मेरे ही ऊपर आ गया था, ठीक है। तो ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इसलिए दिया जाता है कि 3D फिल्में में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए दिया जाता है कि अगर वो चश्मा आदमी पहन लेगा ना तो वो चीज़ दिखने लगेगा। तो हमें विशेष चश्मा पहनने होते हैं क्योंकि 3D फिल्में में विशेष इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए वो चश्मा पहनने के बाद वो नज़र आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, ये जी कहाँ से आता है? F बराबर G m1m2/r², यही होता है। यहाँ से जी का जो मात्रक आता है वो आता है किलोग्राम। क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर कह सकते हैं इसे, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप सार्वत्रिक गुरुत्व, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से ये आता है, ठीक है। यहाँ से अगर जी को देख लेंगे, जी को यहाँ छोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा FR²/m1/m2, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स का, ये सब का, मास का सब निकल के आएगा तो ये निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो होता है 6.6734 × 10⁻11
अभी हमने क्या देखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हमने यही देखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अभी हमने ऊपर ही देखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। ठीक है, अब हमारे पास एक को 30 डिग्री पे किया जाता है, एक को 60 डिग्री पे, तो यहाँ से हम h1 बटा h2 अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये 1/4 4 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देखिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 जोड़ने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, 273 को जोड़ने पड़ते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे जोड़ते हैं ये हम बता दे रहे हैं कि C माइनस 0/100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 बराबर K माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273। जब इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर क्या आ जाएगा, C प्लस 273। ठीक है, K बराबर C प्लस 273, यानी कि सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमिक निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है। तो क्रमिक निस्पंदों के बीच की जो दो लगातार नोड होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, λ/2 होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है। चाल भी दूरी s के साथ परिवर्तन होगा। क्या होगा, चाल v के साथ s का परिवर्तन। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है, यानी कि चाल हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कह रहा है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन कब होगा, अगर ये इस तरीके से जाएगा तो हम कहते हैं वस्तु समान वेग से चल रही है। अगर इस तरीके से जाता है तो हम क्या कहते हैं कि असंभव ग्राफ है, ये ग्राफ असंभव नहीं है। अगर ये इस तरीके से जाता है तो हम क्या कहते हैं, वस्तु नियत त्वरण से चल रही है। अगर यहाँ से ऐसे जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु त्वरण समय के साथ घट रहा है। अगर यही ऐसे जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन यहाँ पे इन टोटल ग्राफों में आप परिवर्तन कहाँ पे देख रहे हैं, एक सरल रेखा का अनुदिश स्थिर त्वरण के साथ गतिमान है, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ से आपका डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो सरल आवर्त गति करता है, तो ये अगर ये आवर्त करता है तो गति कर रहा है तो त्वरण सर्वाधिक कहाँ होता है, एक तो यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तो दोनों छोर पे होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है, क्योंकि देखिए समुद्र जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, तो उत्प्लावन बल क्या होता है, भार में आभासी कमी या हटाए गए द्रव का भार होता है, तो इसी के कारण होता है। तो वो समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए होता है।
तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया गया डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्या होता है, अम्ल जो होता है ना, एसिड यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ये कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, ऐसे ही पूछा। ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 3 टाइप के, लेकिन वहाँ सीधे पूछा जाता है डैश कौन सा नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा, तो अम्ल, और कौन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देगा, तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। ये किसका विकास किया था? ये तीनों ने आवर्त सारणी के विकास किया था। इसकी के विषय वस्तु में तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये लैक्टोज का है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लैक्टोज का है। ठीक है, चलिए, और लैक्टोज और ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का भी मैं बता देता हूँ। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये लैक्टोज, ये ग्लूकोज। ये इसका देखिए, लैक्टोज का क्या होता है C12H22O11 और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। देखिए कंफ्यूजन यहीं पे बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल में देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। 3 चीज़ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग डैश होता है। तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग क्या होता है? तो वो होता है बैगनी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अभी हमने बताया है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा होगी। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो 250 ग्राम का विलयन में 12.5 ग्राम ग्लूकोज होगा, यानी इसके हाफ से कम। ठीक है, यानी इसका हाफ का 1/10। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व की बात की जाए तो लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय तक क्या करता है, उसे ठंडा कर लिया जाता है। यही एक पाश्चराइजेशन का, तो दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, यही पाश्चराइजेशन होता है। तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोस्टेट को, ग्रंथि को एक पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रोस्टेट क्या होता है? ये मूत्राशय के एक नीचे स्थित होता है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा प्रोस्टेट बढ़ जाने पे ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम लिंग का गुणसूत्र होता है। एलोसोम जो होता है वो लिंग का गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो जब वाष्पोजन हो जाएगा तो उसके द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब गर्म होकर वाष्प में बदल जाएगा तो अतिरिक्त जल होता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड्स क्या हैं? एल्डिहाइड्स क्या हैं? तो एल्डिहाइड जो होता है ये प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रबल लघुकारी एजेंट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड्स क्या होता है? कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। तो चलिए पूरा आज प्रैक्टिस सेट 5 खत्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।